वो आविष्कार कर रहे थे, लेकिन कुछ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से जो यूरोप में स्ट्रीट वेंडर की आपने जिक्र की, जनजातियों की आपने जिक्र की, या फिर जो एबोरिजिनल या फिर जो ट्राइब्स होती है आपने जिक्र किया, उनको श्रेय नहीं मिला। डिस्कशन लाइव में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि डिस्कशन लाइव ये वो मंच है जिस मंच पर समसामयिक मुद्दों पर चर्चा होती है। आज का मुद्दा जो है वो अपने आप में बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है और हम सबके आसपास दिखाई देने वाला मुद्दा है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हर तरफ हस्तशिल्प कला की प्रदर्शनियां लगती है और इन प्रदर्शनियों में कई हस्तशिल्प उन कलाकारों के द्वारा आते हैं जहां उनकी संवेदनाएं होती है, उनकी भावनाएं होती है, जो अपने कला के द्वारा उसे अभिव्यक्त करते हैं। ये जो कला अभिव्यक्ति है, लोग इसे खरीदते हैं, देखते हैं और अपने डाइनिंग हॉल में लेकर जाते हैं। लेकिन डाइनिंग हॉल में ये कला जब सजती है तो इसमें वो कलाकार हमेशा नदारद दिखते हैं जिसने इस हस्तशिल्प को तैयार किया है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि ये जो कलाकार है, जो बिल्कुल सड़क किनारे अपने उन हस्तशिल्पों को लोगों के सामने रखता है और वहाँ से लोग उठाकर ले जाते हैं, लेकिन उस कलाकार के लिए उस डाइनिंग हॉल में कोई खास जगह नहीं होती है और वो कलाकार कभी आ जाए तो उसके लिए क्या वाकई बैठने के लिए जगह होती है? आपके ऑब्जर्वेशन में भी होगा कि ऐसा होता नहीं है। हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हस्तशिल्प कला, जो कि उस कलाकार की अपनी अभिव्यक्ति है, उस कलाकार के प्रति हम हमारे यहाँ हमारे दिल में कितना सम्मान रखते हैं। आज डिस्कशन लाइव में फिर हमारे साथ है प्रफुल्ल भालेराव। प्रफुल्ल जी, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और बिल्कुल अवलोकन में ये आता ही है कि वो कलाकार जो बिल्कुल मैले कुचेले कपड़ों में होता है और सड़क के किनारे अपने हस्तशिल्प बेचता रहता है। लोग उसको खरीदते हैं, अपने डाइनिंग हॉल में ले जाकर सजाते तो है, लेकिन उसके लिए जगह कितनी बन पाती है? आपका जो सवाल है, अगर से जगह कितनी बन पाती है, तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में या हमारे देश में या फिर दुनिया में उसकी जगह कितनी बन पाती है। हस्तशिल्प अगर से हम देखते हैं तो शिल्प कला और कलाकार में अलग अलग जो सेगमेंट है उसका इतिहास भी खंगालना पड़ता है। क्या क्या इसको अगर हम इस हस्तशिल्पों की इस पूरी परंपरा को अगर देखें कि ये कहाँ से चले आए तो कैसा समझते हैं आप? अगर से मॉडर्न एज में आप 17वीं शताब्दी में देखते हैं तो जब यूरोप में आविष्कारों का काफी बाढ़ आ गई। बिल्कुल, क्योंकि ये हस्तशिल्प कोई आज नहीं दिखाई देते हैं, ये तो सदियों से हम देख रहे हैं, सदियों से देखते हैं जी बिल्कुल। तो जब बाढ़ आई तो जो आपने स्ट्रीट वेंडर्स का जिक्र किया, जो खाना बदोश थे यूरोप के, जो कस्बों में कबीलों में अलग अलग जनजातियों में रहते थे और शुरुआती दौर में हस्तशिल्प यानी क्राफ्ट बोल सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट बोल सकते हैं, तो छोटी सी एक जिसमें जियोमेट्रिकल एंगल होता है, जिसका डायमेंशन होता है, जिसमें गुनिया हो सकता है, हिंदी में जिसको गुनिया बदगुनिया बोलते हैं कि थोड़ा सा भी अगर से टेढ़ा हो गया तो वो वास्तुशिल्प उसके आकार में पूर्णाकृति की तरफ नहीं जाता है। तो जो जनजातियां है, जो कस्बों में थी, जो खानाबदोश थी, जो शेपर्ड्स थे जिनको गडेरिया कहा जाता है, इन्होंने शुरुआत में यूरोप में हस्तशिल्प का इन्वेंशन किया 1516वीं शताब्दी में, यानी यूरोप की हम बात करें तो। जी। बाद में जब साइंस फ्रिक्शन का जमाना आया, ज्योमेट्री आई, उसमें स्टैटिस्टिकल आर्टिकल्स आए, लेकिन सन 1500 से पहले भी इस हस्तशिल्प सब तरफ तो थे ही। तो एक यूरोप का एग्जांपल इसीलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि हमको तो बात देश के आज के जो हमारे कलाकार है, जो अलग विभिन्न जनजातियों में बटे हुए हैं और जो मेन स्ट्रीम में नहीं आते हैं, तो एग्जाम्पल इसलिए यूरोप का सटीक बैठता है कि उन्हीं जनजातियों में जो यूरोप में पहले क्राफ्ट का इन्वेंशन हुआ, छोटे छोटे बैलों की प्रतिकृति या फिर चरवाहों की, अपने गाँवों की प्रतिकृति, फिर वो स्कूल ऑफ ड्राइंग्स की एक ईरा हमने देखे, अलग अलग मधुबनी जो भारत में देखते हैं, मंडला हम देखते हैं, वैसा वहाँ पे ड्राइंग का एज भी यूरोप में देखा। पहले ड्राइंग और वास्तुशिल्प का पहले शिल्प आकार हुआ, उसमें फिर इन्वेंशन होके जब इंजन का इजाद जब होता है, जब हम देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का इजाद होता है, तो उन्हीं जनजातियों ने, उन्हीं कबीलों ने, उन्हीं खाना बदोशों के परिवार ने बड़े बड़े साइंटिस्ट भी निकाले। लेकिन भारत में हुआ क्या है कि यहाँ पर दो कल्चर्स का रिफ्लेक्शन हमको दिखता है। एक कल्चर अगर से इसको शुरुआत में आईवीसी हम जब बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम जब बात करते हैं, जो आज बस्तर का एक एरिया जो है,
वहां पर जो क्राफ्ट मिलता है वो मैच होता है आईवेसी से, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। या फिर झारखंड के जो आपको जो जनजातियां है उनका जो क्राफ्ट है सिमिलर जो आर्कियोलॉजी में आईवीसी से मिला है उससे वो रिलेट होता है। पर जो आक्रांता, क्या क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये जो झारखंड में जो जनजातियां हैं या फिर छत्तीसगढ़ में जो जनजातियां हैं, क्या इनका जो शिल्प है, ये शिल्प अगर उनसे बिल्कुल सिमिलर दिखाई देता है, एक सा दिखाई देता है, तो ये वहां से शिफ्टेड कम्युनिटीज हो सकते हैं? 100%। अगर से देखिए कि किसी कम्युनिटी को किसी कम्युनिटी से थ्रेट रहता है, चाहे वो सोशली बोलिए या फिर आईक्यू लेवल पे बोलिए या आर्किटेक्चर के लेवल पे बोलिए, या उनकी इंजीनियरिंग बहुत ही उम्दा होती है, या फिर उनकी कलाकृति बहुत उम्दा होती है, या तो उनको गाँव के बाहर वो रूलिंग कम्युनिटी दूर कर देती है, या फिर उनको फिलोसॉफिकली थ्रेट निर्माण करके अलग अलग स्मृति उनके ऊपर लादती है। ये हमारे देश का एक यानी विक्टिमाइजेशन का बहुत सारे लोग आज भी उसके विक्टिम हैं। दूसरी बात ये आती है कि जैसा आपने बोले सिमिलर, थोड़ा सा अगर से आप देखिए कि जिन जनजातियों में लोहा काटने की क्षमता थी, जिन जातियों को सोना पिघलने की क्षमता थी, जिन जातियों को चमड़े को काट कर उसके कपड़े और क्लोथ और उससे फूड निकालने की क्षमता थी, उन्हीं जाति ने तो जिसको बोला जा सकता है आप अनपेड टीचर्स रहे इस देश के, वो अनपेड टीचर ही तो रहे हैं। उन्होंने जब मार्वलस काम किया उस चमड़े की नक्काशी पर, या जब उन्होंने उससे सैंडल्स निकाले, जूता निकाले, अगर से जूते और चप्पल नहीं रहती तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी नहीं दिखती आपको। ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन उन मेहनत कश कम्युनिटी के ऊपर निर्भर करती है, जो कम्युनिटी ने अपने अथक प्रयास से सदियों से नेशन बिल्डिंग की इस प्रोसेस में, जिस नेशन में हम आज रहते हैं उसके गर्भ में कहीं ना कहीं उन जनजातियों का इन्वॉल्वमेंट है जो आज हमको मेन स्ट्रीम में नहीं मिलती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो क्राफ्ट इन्वेंट हुआ, नगर रचनाएं आप देखे हैं, पूरी दुनिया ने माना है उसका लोहा, या फिर ब्रिज देखिए वहां का, या फिर जो क्लस्टर में बाथ बने वहां पर जिसको स्नानागृह बोला जाता है, या फिर जो ईंटों की ब्रिक्स बनी, वही आपको हमारे देश के आज तक के बने हुए मंदिर या विहाराज या स्तूपा में आपको उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। पर वो जनजातियां आपको देश के पॉलिटिक्स में नहीं दिखेगी, मीडिया में नहीं दिखेगी, हमारे कैपिटल्स जो टाइकून्स है, बिजनेसमैन है, उनमें आपको नहीं दिखेगी। क्योंकि एक क्या उनकी ये रुचि नहीं है, ऐसा कुछ है? एक कहावत है बोली भाषा में जनजातियों की कि सांप और जो विषैली सोच होती है, सांप से कंपेयर किया गया है। जनजातियों में कहावत है कि चींटी जब घर बनाती है तो उसकी काफी मेहनत होती है, काफी अथक प्रयास होता है, लेकिन जो सांप के जैसे कुछ विषैली जो शक्तियां होती है जो मानवों में भी है, यानी इंसानों में भी है, वो चींटी के घर को अतिक्रमण करके अपना बनाती है। तो जो मेहनत करती है या फिर जो समाज को सींचते हैं या समाज को संवारते हैं, लेकिन जो सोशल स्मगलर्स होते हैं या जो सोशल चीजों पे अतिक्रमण करते हैं, वो उन चीजों का व्यापारीकरण करते हैं, और जो मेहनत का समाज है उसको उनका श्रेय नहीं मिलता है। ये जो विषय है ये इतना गहरा विषय है कि इसकी एक सीरीज भी अगर से हम चलाए, तब मुझे लगता है कि कम से कम जब 10 या 12 हम सीरीज इसको चलाएंगे तो थोड़ा सा इसको आंशिक जस्टिफिकेशन हम दे सकेंगे। क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग कुर्बान हो गए, लोग शहीद हो गए, लोग हमारे हयात में नहीं है, पर वो कलाकार थे। उनका हैंडीक्राफ्ट आज बड़े बड़े शहरों के डाइनिंग हॉल में या फिर उनके इंटीरियर का डिजाइन है, लेकिन जो उनका मर्म है, जो उनका दर्द है और जो इक्वलिटी का उनका मैसेज रहा है जी, वो मैसेज में समाज में वो हिस्सा नहीं रहा है। इसको थोड़ा सा अगर से एंथ्रोपोलॉजिकल आप समझे तो मैं थोड़ा सा और वक्त लूंगा आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। लेकिन इसके साथ एक बात जरूर जोड़िएगा कि ये जो कलाकार जो है, जो हस्तशिल्पों के साथ अपने आप को खड़ा करते हैं, इनका अपना जीवन जो है, क्या वो इनके हस्तशिल्पों में दिखाई देता है? बिल्कुल। मानवीय ब्रेन का अगर से आप अध्ययन करते हैं न्यूरोलॉजिकल, तो आपको समझ में आएगा कि इंसान जो सोचता है, इंसान जो लिखता है या इंसान जो आकृति मन में बनाता है, तो वो उसका वास्तुशिल्प में, शिल्प में या चित्रकला में या फिर नुक्कड़ नाटकों में या फिर लोकगीतों में या फिर लोकायत के मूवमेंट में उसका रिफ्लेक्शन उसमें दिखता है। आप एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हाँ, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर से आदिवासी आप देखेंगे या फिर मधुबनी को आप देखेंगे, मैं कला के क्षेत्र में कुछ चीजों को ही टच करूंगा क्योंकि ये काफी विस्तृत हो जाएगी चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मधुबनी को टच करेंगे तो एक इकोनॉमिस्ट यानी और एक हिस्टोरियन मार्क ट्वेन करके 1896 में भारत आते हैं।
और यहाँ वो गहनता से अध्ययन करते हैं, गंगा का डेल्टा देखते हैं, यमुना का डेल्टा देखते हैं, और पूरा यूपी बस्तर और उस वक्त का जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी उसको उनको उसमें वो अध्ययन करते हैं, और उसके पहले जो अध्ययन होता है उनका वो कंपाइल करते हैं, और वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है इंडिया द लैंड ऑफ ड्रीम्स एंड रोमांस। वो लिखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम ग्लैमर्स में जो कपल्स आए, जैसे लैला मजनू हो गई, हीर रांझा हो गई, या फिर जो अलग अलग कपल्स हमको मिलते हैं कि ये स्टोरी लोकगीतों में, लोक नायकों में, लोक कलाकृतियों में आज भी फेमस है। पर वो आगे लिखते हैं कि जैसे ससी पन्नू हो गया, वो जनजातियों की एक लोक कला और लोक जी जी मूवमेंट का हिस्सा रही है। जी या फिर बस्तर का वो एरिया जहाँ से आपको मिलेगा कि बिटकू और मिटकू करके एक कपल हुए, जिनको आज भी वहाँ के लोग एक मॉरलिटी के साथ पूछते हैं। तो ये जो कहानियां होती है, ग्लैमर वैसा ही है जैसा ग्लैमर के साथ लैला मजनू और हीर रांझा जुड़ जाती है, पर ये जो कहानियां है और ये जो किस्से हैं ये समय के गर्द में समा जाते हैं। आगे वो लिखते हैं, इंग्लिश में उनका कोटेशन है, वो अपने बुक में, जो इंडिया उनका टाइटल है उस बुक का, वो लिखते हैं इंडिया इज द क्रेडल ऑफ द human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legends, and the great grandmother of traditions. Our most valuable and most holistic material in the history of the man transed up in the India. उसका हिंदी का तर्जुमा ऐसा होता है कि भारत मानव सभ्यता का पालना है। उसके आगे लिखते हैं कि भाषा और बोलियों का जन्म स्थान है, इतिहास की जननी है, महान चरित्रों की दादी है, महान परंपराओं की परदादी है, जो हम हड़प्पा देखते हैं, मोहनजोदड़ो देखते हैं। और आगे उनका कहना है कि मानव इतिहास में हमारी सबसे मूल्यवान और सबसे समग्र सामग्री भारत में ही निहित है। जी, उनका इशारा उन जनजातियों की तरफ था जो नाव बनाते थे, उनका इशारा उन जनजातियों की तरफ था जो अनपेड टीचर्स थे, जो अननोन इंजीनियर्स थे, जो इस देश को गढ़ रहे थे। उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जब उन कस्बों और कबीलों के तरफ था जो मेन स्ट्रीम शहरों से काफी कोसों दूर था, पर वो गलीचे सिल रहे थे, एक मॉडर्न भारत का उज्जवल भविष्य निर्माण कर रहे थे। वो बारदाने बना रहे थे, वो कपड़ों को इन्वेंट कर रहे थे, वो आविष्कार कर रहे थे। लेकिन कुछ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से, जो यूरोप में स्ट्रीट वेंडर की आपने जिक्र की, जनजातियों की आपने जिक्र की, या फिर जो एबोरिजिनल या फिर जो ट्राइब्स होती है आपने जिक्र किया, उनको श्रेय नहीं मिला आज के भारत में। लेकिन क्यों नहीं मिला, ये बड़ी महत्वपूर्ण इसको बात अगर से आपको समझना है। उनकी अगर कलाकृतियां, अगर वो उस मकान का हिस्सा बनते हैं, उस डाइनिंग हॉल का हिस्सा बनते हैं, उन बिल्डिंगों का, उन बंगलों का हिस्सा बनते हैं कि जहां उनको सजा कर रखा जाता है, लेकिन ये बनाने वाला आदमी जो है ये बिल्कुल पीछे क्यों रह जाता है? इसके पीछे अगर से आपको कुछ मैक्स मुलर की किताबें आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप विलियम जोन्स जो हिस्टोरियन रहे, इन दोनों की जब आप साइमल्टेनियसली किताबें पढ़ते हैं तो भारत में दो कल्चरों का अतिक्रमण, आपस में कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। एक है श्रमण कल्चर, जिसका हिंदी भाषी और जो पार्श्व हिंदी को समझते हैं और जो भाषाविद है वो श्रम से इस शब्द को धातु से जोड़ते हैं कि श्रमण जो श्रम का इन्वेंटर है, जो श्रम का दाता है, और जो श्रम करके श्रम्स में बिलीव करता है, श्रम को ही अपना गॉड मानता है, और कोई थर्ड शक्ति और सुपरमेसी को अपना दायित्व या फिर अपना सोल में तो बिलीव ही नहीं करता है श्रमण, या फिर आत्मावाद में बिलीव नहीं करता, ईश्वरवाद में बिलीव नहीं करता। अपने मेहनत से क्राफ्ट्स बना के अपने पूर्वजों के साहित्य सामग्री को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, उसको श्रमण, मैक्स मुलर रहे या विलियम जोन्स रहे, उनके किताबों में भी मिलता है। लेकिन जो वैदिक कल्चर है या जो यूरोपियन राइटर्स है, चाहे जर्मन राइटर रहे या ब्रिटिशर राइटर रहे या चाइनीज राइटर्स रहे, इन्होंने दोनों आइडियोलॉजी को कॉन्फ्लिक्ट करके, जैसा वैदिक आप देखें, वैदिक्स में वेद रचे गए, बट आपको कहीं पे भी इंजीनियरिंग या फिर इन्वेंशन या फिर मेहनत की बात या गांवों की रचना की बात, जैसा आईवीसी की मैं बात कर रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद अगर से आप आर्यन कल्चर देखते हैं जो वैदिकों के साथ जुड़ता है, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा इमारत और बहुत बड़ी ऐसी बहुत ही ज्यादा भग्नावशेष कहीं नहीं मिलता है। चाहे वो यूरोपियन राइटर हो या चाइनीज राइटर हो, उनके किताबों को हम पढ़ते हैं गहराई से, तो हमको उसका कहीं पे भी हमको आदान प्रदान नहीं मिलता है। मतलब आपकी बात को समझे तो इस कॉन्फ्लिक्ट का शिकार ये हस्तकलाएं भी हो गई, 100% हुई है, क्योंकि और इसके कलाकार भी हो गए। क्योंकि आप जब देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में इसको जब देखेंगे तो काफी सारे यूरोपियन राइटर्स ने वेदों का खंडन किया है, उन अनसाइंटिफिक चीजों का खंडन किया है
जो बिलीव्स में या फिर जो एक तार्किकता का एक स्केल होता है जिसको तराजू कहा जाता है, उसमें सटीक बैठता नहीं। पर जो श्रवण कल्चर्स के जो लिटरेचर रहे हैं, चाहे चार्वाक दर्शन से लेके तो फिर लोकायत, यानी लोगों द्वारा माने हुई परंपरा का लोकायत, या जिसको लोकवाद आप कह सकते हैं, उस दर्शन में आपको क्राफ्ट मिलेगा, मेला मिलेगा, उसमें आपको खुशहाली जीवन मिलेगा। कम चीजों में अपनी बलवान अवस्था के साथ बाहुबल से ज्यादा दिमाग की बुद्धि का इस्तेमाल करने के बाद जो एक इन्वेंटरी प्रोसेस चालू होता है, जो एक इंजीनियरिंग का प्रोसेस चालू होता है, वो आपको उन जनजातियों में मिलेगा। जो जनजातियां सालों से इस कल्चर का जो रूलिंग कल्चर रहा उसका वो दमनकारी सिचुएशन में आपको दिखता है। इसी का रिफ्लेक्शन आज भी आपको दिखता है कि बहुत सारे लोककृति किलिंग की तरफ जारी है, बहुत सारे क्राफ्ट सिर्फ प्रदर्शनी का हिस्सा है, क्योंकि लोग जो हिस्ट्री पढ़ रही है उसको या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उसको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू के साथ समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको ये जो लोगों का इतना ज्यादा जो अनपेड टीचर्स रहे हैं, जो इस देश को फिलॉसफी सिखा रहे थे, दर्शन शास्त्र सिखा रहे थे अपनी कलाकृति के माध्यम से, वो आपको अछूते दिखते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। लेकिन आज भी ये इस कलाकार को कोई खास जगह न मिलना, कोई खास स्थान पर न रखा जाना, क्या इस वक्त की ये विडंबना नहीं? काफी बड़ी विडंबना है। ये सिविलाइजेशन का किलिंग है। और मुझे ऐसा लगता है जो भी हमको, आपको और मुझे सुन रहे हैं, और जो कलाकार है या जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन बिंदुओं पे वो पहुंचेंगे जब उनको समझ में आएगा कि उनका इतना योगदान रहा है देश के लिए, और देश में अगर से वो कहीं स्थान नहीं है तो शायद उनके आने वाली नस्लें उस स्थान को पाने के लिए कुछ और आइडियोलॉजिकल तरीके से इस लोकतंत्र को आबाद बनाए रखने के लिए इसका हिस्सा बनेगी। अगर से वो कहीं अछूते से रह गए और कहीं मेन स्ट्रीम से आने से दूर हो गए, तो मुझे लगता है कि जो आने वाला भविष्य है उन कलाकारों की पीढ़ियों का, वो कहीं ना कहीं अपने चक्षु पटल को स्ट्रॉन्ग करके अपना एक्सेस मांगेंगे इस देश में, और हमारा लोकतंत्र उन सारे जनजातियों के साथ ही आबाद होगा जिन्होंने इस देश को रचा है, इसके संस्कृति को सींचा है, अपने मेहनत से इसको संजोया है। मुझे लगता है कि कलाकृति अलग अलग हो सकती है, जैसा मंडाला है, मधुबनी है, या फिर बाहु आर्ट है, या फिर बोन आर्ट्स है, या फिर केव्स है जिसको आपको भीमबेटका से लेके आपको खजुराहो तक मिलेगा, या फिर अजंता है, एलोरा है। जब कोई शिद्दत से जो वो मन में सोचता है या फिर उसके पूर्वजों के जो उसके संस्कार मिलते हैं और मानवीय वैल्यू के साथ जब वो शिल्प कलाओं में जाता है मेडिटेशन की पोजीशन के साथ, क्योंकि एक मूर्ति को बनाना एक मेडिटेशन ही है। अगर से फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र को आप पढ़ते हैं तो अगर से वो मानवीय एंगल से उसको बनाता है तो आपको उम्दा उसका नज़ारा मिलता है, चाहे वो खजुराहो रहे या फिर अजंता या एलोरा की केव्स रहे। पर अगर से उन्हीं कलाकृतियों के साथ कोई विकृत सोच के साथ जो साइकोलॉजी के अध्ययन करने वाले लोग हैं, जो मानस शास्त्र को समझते हैं, वो समझेंगे अगर से ब्रेन में अमानवीय पहलू आ गए और विध्वंसक सोच आ गई, तो उसी कलाकृतियों में वो शस्त्र दे देते हैं उनके हाथ में। उनका शस्त्रों का वेपनाइजेशन का उपयोग हो जाता है इंसानों को डराने के लिए, या फिर धर्म का नशा पिलाने के लिए, या फिर एक नशे के कल्चर को उनको कैद करने के लिए। तो एक रक्षा के लिए शस्त्र का इस्तेमाल करता है। जो आदिवासी हमने देखे कि जो उन्होंने तीर कमान बनाया, वो अपने डिग्निटी के लिए उसका इन्वेंशन करता है। पर एक कलाकार जो यानी रूल मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपना गुलाम समझता है, वो उन शस्त्रों का विकृतीकरण करके, वेपनाइजेशन करके, धर्मों में उपयोग करके मेजॉरिटियन पीपल्स को गुलाम करने के लिए उसका काम करता है। तो आज जो अजंता है, एलोरा है, या फिर भीमबेटका है, या फिर खजुराहो है, वहां पर आज भी पूरे यूरोपियन, जर्मन और पूरी दुनिया के लोग रिसर्च करते हैं कि ये कलाकृति इतनी महान कैसी, और ये दर्शन कैसे देती है। आज भी ममता इनकी मूर्तियों में कैसे झलकती है, और करुणा इनके कार्विंग में कैसे झलकती है। वो जो बनाने वाला कलाकार है वो भी अपने आप में करुणा से भरा हुआ है। हाँ, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो उसका माइंड उसको कह रहा है, उसके पूर्वजों के उसके संस्कार रहे हैं, इंसान को इंसान समझने की उसकी जो परिधि है। एक कलाकार की डेफिनेशन क्या है, हम चर्चा के शिखर पर है। कलाकार की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि जो कलाकार पत्थर को पत्थर समझे, मानव को मानव समझे, मानव को बाइफरकेट करके अगर से कलाकार समझ रहा है कि ये इस जाति का है, ये उस जमाती का है, या ये उस देश का है, या ये उस प्रांत का है, तो वो कलाकार नहीं हो सकता है। कलाकार तो इस प्रकृति का वो अमूल्य
अंग है जो इस प्रकृति के इर्द गिर्द में अपने आप को ब्रीदिंग फुल एटमॉस्फेयर के साथ जोड़ते चलता है, वो कलाकार होता है। पर अगर से कलाकार विकृत है, लेखक विकृत है, हिस्टोरियन विकृत है, या टीचर विकृत है, टीचर अगर से, शिक्षक अगर से विद्यार्थियों में भेदभाव करते रहे, हिस्टोरियन अगर से फेवरेटिज्म के साथ इतिहास लिखते रहे, कलाकार अगर से विकृतियां निर्माण करते रहे कि आने वाले जनरेशन को इतिहास से दूर किया जाए, आने वाली नस्लों को अज्ञानता परोसी जाए और अपने इर्द गिर्द के कुनबों को सोसाइटी के मिनरल्स और सोसाइटी के सारे एसेट का हिस्सा बनाया जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं पंगुता का शिकार होंगे भविष्य में। क्योंकि चलिए इस बातचीत को पूरा करेंगे, लेकिन ये वक्त पूरा हो रहा है। क्या बस आप इसको बातचीत को पूरा करते हुए कहेंगे? ये जो इकोसिस्टम आज हम देखते हैं, ये भी कुदरत का हिस्सा है। कुदरत किसी को बख्शती नहीं है। वो कलाकार वापस से अपने एक्सेस को पाएंगे जिन्होंने आज इसके पहले हजारों सालों से स्पेन से लेके तो रोमानिया तक, रोमानिया से लेके तो मेसोपोटामिया तक, और आप देखेंगे तो जितने भी सिविलाइजेशन है उनकी आकृतियां वहां तक उस वक्त गई। चाहे गुप्त काल देख लीजिए, या फिर जब फ्रेंच आए, रशियंस आए, या फिर डच आए, पुर्तगीज आए, तो उन जनजातियों का जो यानी गलीचे थे, उनके जो कारखाने थे, वो आज भी हमको हिस्टोरियन के आंखों में चश्मदीद गवाह बनते हैं उनके शब्द। तो मुझे लगता है वो वापस एक्सेस पाएंगे, क्योंकि भारत अपनी कलाकृति के साथ ही पूरी दुनिया में राज किया है इस एक वक्त, और अपनी सिविलाइजेशन के वजह से ही उसने पूरे दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। तो उसी लोहे को मेहनत करके एक अद्भुत कलाकृति के रूप में जो काम करे, जिस बाहुबलियों ने काम किए, उन बाहुबलियों को वापस ये भारत अपने गोद में लेगा, और हमारा भारत, हम सबका भारत वापस मुझे लगता है स्वर्णिम युग के तरफ, गोल्ड एज के वक्त जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि एडम स्मिथ एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स्ट हुए। स्मिथ फैमिली ट्राइब फैमिली है जो आज एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स्ट है, और उन्होंने कैपिटलिज्म को समझा, और कैपिटलिज्म को समझ के, क्रोनी कैपिटलिज्म को समझ के, जो कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया की मजदूर एक हो, तो मुझे ऐसा वक्त आ गया, ऐसा लगता है कि दुनिया के कलाकार एक हो और साथ ही साथ इंडिया का चैप्टर खड़ा हो, जो भारत के कलाकार उस दुनिया के अम्ब्रेला के अंदर अपने कलाकृति को ज्योमेट्रिकल वैल्यू के साथ और अपनी सिविलाइजेशन के साथ पूरी दुनिया में परचम फैलाए। भले ही कहीं वो किसी सोच का शिकार है, किसी चीज के वो पीड़ित है, तो वो उन चीजों को हटा के अपनी जिंदगी को सुखवान और बलवान बनाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस चर्चा में आए और आपका ये दृष्टिकोण दर्शकों के लिए आपने साझा किया। कला ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसे किसी परिधि में नहीं बांधा जा सकता, ये सारी सीमाओं को तोड़कर निकलता है। कला के एक छोटे से अंग पर इस समय हमने ये लाइव डिस्कशन आपके पास पहुंचाया। ये वक्त पूरा होता है, इसलिए यहाँ रुकेंगे। आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आप इस डिस्कशन लाइव के साथ जुड़ जाते हैं। प्रफुल्ल जी, आपका भी धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद। इस वादे के साथ यहाँ रुकते हैं कि अगले डिस्कशन लाइव में आपसे जरूर मुलाकात होगी।